असदुद्दीन ओवैसी राज्यसभा में स्पीच देते हुए कहते हैं कि भारत में 14% मुसलमान हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार में सोचते हैं कि हमारे शिनाख्त को खतरा है, हमारे वजूद को खतरा है। आज मुसलमान खुद को डरा हुआ समझता है नरेंद्र मोदी की सरकार में, जैसे हिटलर के ज़माने में यहूदी खुद को समझते थे। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे संसद में बैठ के झूठ बोल रहे हैं, और अगर ऐसा होता तो मुसलमान देश में दंगा नहीं कर पाते। ये डर है मुसलमान का नहीं। किसी भी हिंदू लड़की को बेरहमी से हत्या करना या जंगल में फेंकना, ये डर है मुसलमान का नहीं। रोड शो पे नमाज पढ़ना, ये डर है मुसलमान का नहीं। किसी इनोसेंट का गला काटना, ये डर है मुसलमान का नहीं। हाल ही में दंगा करना और प्रशासन को चैलेंज करना, नहीं, ये डर नहीं है मुसलमान का। ओवैसी कहते हैं मुसलमान पढ़ने नहीं जाते हैं तो बहुत जल्दी पढ़ाई छोड़ देते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट कर लेते हैं। ओवैसी कहते हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन? खुद को इसके लिए जिम्मेदार मुस्लिम मुल्लाओं को ही ठहराना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों को कहते हैं एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, लेकिन मुल्ला मौलवी पढ़ाई को इतनी अहमियत नहीं देते। अब वो खुद मुसलमानों को पीछे धकेलते हैं। इस पर वो प्रधानमंत्री की बात माने या मुल्ला मौलवियों की, ओवैसी को डाटा गिनाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। ओवैसी ने कितने मुसलमानों को प्रोत्साहित किया पढ़ने के लिए, कितने को अपने जैसा बैरिस्टर या लॉयर बनाया, एक भी नहीं। ये भाषण में देशद्रोह की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। ओवैसी कहते हैं कि मोदी सरकार इन 10 सालों में जमहूरियत खत्म करने की कोशिश की है, हमें इसे बचाना है। अगर ऐसा होता तो आप और आपके भाई अभी तक देशद्रोह का मुकदमा चलता और आप जेल में होते, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलता। 100 करोड़ हिंदुओं को देख लेंगे, आप दोनों भाई अभी तक जेल में होते, इस तरह का स्पीच देने पे, इस तरह का देशद्रोह करने के लिए। अगर जमहूरियत नहीं होती, यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं बस हिंदुओं को मजबूत इस सरकार ने किया है, मुस्लिमों को पीछे छोड़ दिया गया है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और ओवैसी कहते हैं कि 17 करोड़ मुस्लिम माइनॉरिटी है। क्या सिख माइनॉरिटी नहीं है, बौद्ध माइनॉरिटी नहीं है, जैन माइनॉरिटी नहीं है, या क्रिश्चियन माइनॉरिटी नहीं है? इन लोगों ने तो आवाज़ नहीं उठाई। आप झूठ बोल रहे हैं। मुस्लिमों को मिटाने की कोशिश होती तो संसद में आप नहीं होते। झूठ पर झूठ ओवैसी बोले जा रही है। सुनिए इनका झूठ। मजहब को संसद में नहीं लाइए, आपके मजहब से देश नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा। धोखा देने की बात कर रहे हैं ओवैसी। मुसलमानों ने देश को मजहब के नाम पर बांट कर देश के साथ धोखा नहीं किया, धोखे की बात कर रही हैं। ये खुद मुसलमान को धोखा दे रहे हैं। ओवैसी कहते हैं क्या मैं बाबर का स्पोक पर्सन हूँ, क्या जिन्ना का स्पोक पर्सन हूँ, या मैं औरंगजेब का स्पोक पर्सन हूँ? तो ये क्यों उस बाबरी मस्जिद के लिए आंसू बहा रही हैं? जब आप बाबर के स्पोक पर्सन नहीं हैं तो उस आक्रमणकारी ने राम मंदिर को तोड़कर वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई। जहाँ बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई वहाँ मंदिर था। कुरान के हिसाब से भी वहाँ मस्जिद बनाना नहीं चाहिए। जहाँ किसी धर्म का या मजहब का इबादत गाह हो या मंदिर हो, अगर बनाते हैं तो पहले तो वो मस्जिद नापाक हो गई, वहाँ दुआ कबूल नहीं होती। ये नहीं कि पद ओवैसी ने, ये नहीं पता ओवैसी को। जब ओवैसी से पूछा जाता है बाबर को आक्रमणकारी आप मानते हैं या नहीं, तब ओवैसी जवाब देते हैं पुष्पामित्र संघू और कश्मीर के राजा जिसके पास एक फौज थी मंदिर को तोड़ते हैं। इनको हिस्ट्री पता नहीं। ये ओवैसी बाबर को डिफेंस करने के लिए आरोप लगाते हैं। इसका मतलब ये बाबर को अपना मानते हैं। जिसने इनको तलवार की जोत पे इनको तलवार पहना दिया, यानी हिंदुओं से इनको मुसलमान बना दिया। डर से हिंदू मुस्लिम बन गए। अब बाबरी मस्जिद को जिंदा है जिंदाबाद के नारे लगाते हैं राज्यसभा में। देखिए और क्या क्या ओवैसी प्रोपेगेंडा और झूठ बोलते हैं राज्यसभा में, सुनिए। जी 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 असदुद्दीन ओवैसी जी। मोहतरम चेयरमैन साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे सदर जमहूरिया के खुतबे पर बोलने का मौका दिया।
सर, मैं हस्ब आदत और हस्ब रिवायत इसकी मुखालिफत में खड़ा हूँ और सदर जमहूरिया के खुतबे को अगर आप देखेंगे सर, तो उसमें पूरे खुतबे में लफ्ज़ मुसलमान तो छोड़िए, लफ्ज़ अक़लियत भी इस्तेमाल नहीं हुआ। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि भारत में 14% मुसलमान जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ आते हैं, वो आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं, अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को खतरा है, हमारे वजूद को खतरा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। और उसकी मैं बताता हूं क्यों समझते हैं, बताता हूं आपको चंद मिनट में। सर, मिसाल के तौर पर आप देखिए खुतबे सदारत के हिस्से तहरीर का 32वां पैराग्राफ 32 पैराग्राफ में ड्रॉप आउट रेट का जिक्र हुआ, स्कूलों में इंदराज यानी एनरोलमेंट का जिक्र हुआ, एससीज का नाम लिया गया, एसटीज का नाम लिया गया, ओबीसीज का नाम लिया गया, लफ्ज़ अक़लियत का नाम नहीं लिया गया, मुसलमान तो छोड़िए। और सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट इस मुल्क में अगर स्कूलों में है तो मुसलमानों में है। सबसे कम एनरोलमेंट अगर है तो मुसलमानों में हायर एजुकेशन में। गवर्नमेंट का डेटा है सर कि मुसलमानों का जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट है वो 14.42 से क्लास 1 से शुरू होता और जब वो क्लास 6 और 8 को पहुंचे अब तक वो 10.76 को पहुंचता। ये गवर्नमेंट का डेटा है, यानी क्लास 1 से क्लास 6 से 8 तक ये हाल है। आपने क्या किया सर इस बजट में? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिर्फ 9th क्लास तक महदूद कर दिया और इसमें आपने पैसे कम कर दिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में। और सर 2022-23 का बजट आप देखिए, 5026 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से सिर्फ 663 करोड़ इस्तेमाल हुए। अब आप आ जाइए सर, AISHE का डेटा है कि हायर एजुकेशन में मुसलमानों का 8.5 ड्रॉप आउट रेट हुआ है। 2020-21 में गवर्नमेंट का डेटा बता रहा है कि 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में नहीं है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने 423 करोड़ था, उसको आपने इस साल 326 कर दिया। मौलाना आजाद फेलोशिप को 45 करोड़ कर दिया। MCM जो 44 करोड़ था 33 करोड़ कर दिया। बताइए, जो सबसे ज्यादा जिसका कम्युनिटी का ड्रॉप आउट रेट है और जो हायर एजुकेशन में, उससे आप ये बर्ताव करते हैं। सर, दूसरी बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि 10 साल में इस सरकार में कोई हद नहीं छोड़ी है गलत हुक्मरानी की, नफरतों को भड़काने की, कोई हद नहीं छोड़ी गलत फहमियों को फैलाने की, और कोई हद नहीं छोड़ी इस मुल्क के अवाम नास को तर्क करने की। इस 10 साल में हमने क्या देखा सर? जमहूरियत हमारे वतन अजीज की को बचाना बहुत जरूरी है। ये गरीबों के लिए और कमजोरों की बहुत बड़ी ताकत है। मगर 10 साल में 9.5 साल में क्या हुआ? सिर्फ एक शख्स को मजबूत कर दिया गया, एक मजहब को मजबूत कर दिया गया, एक आइडियोलॉजी, एक नजरिए को मजबूत कर दिया गया, एक शनाख्त को सब शनाख्त के आगे दूसरी शनाख्तों को मिटाने की कोशिश की गई, एक जबान को मजबूत कर दिया गया। तो हमारी जमहूरियत तो खोखली हो चुकी है। और सर, कोई भी हुकूमत और पार्टी सिर्फ जबर और इस्तेसाल पर कायम नहीं रह सकती है सर। दूसरा पॉइंट सर जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ, CAA के कानून के ताल्लुक से मरकजी एक वजीर ने अखबार में बयान दिया कि हम 8 दिन में करने वाले हैं। आप 8 दिन में करेंगे, 8 दिन में एहतजाज शुरू होगा मुल्क के कोने कोने में। आप CAA को मजहब से खत्म कर दीजिए, मजहब से जोड़ेंगे तो आपका इरादा बुरा है। आप भारत की अक़लियतों को, भारत के मुसलमानों को, दलितों को आप परेशान करने का आपका इरादा है। सर, दूसरी बात यह है कि अब CAA के खिलाफ क्यों हम हैं? क्योंकि सीमांचल के मुसलमान को आप बांग्लादेशी कहते हैं। कोई मिनिस्टर मुझे कहता है कि घुसपैठी है, रोहिंग्या है। तो CAA को मजहब से जोड़ना गलत था, उसको निकालिए। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सर, वतन अजीज के वजीर आजम
मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, फ्री किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसे ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, माने सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक एनसीएलटी के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। अब आप बताइए मेरे पास बचा क्या है? बचा यह है कि आर्टिकल 32 बचा है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर? क्या बचेगा? मैं तो यहाँ खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज बेबाक वकील दुष्यंत दवे की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है। आप 500 साल की बात करते, मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, वोट पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए, कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अम्बेडकर का बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाते हैं। 500 साल आगे क्या होगा बताइए? आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर अंग्रेजी में किसी ने कहा था सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्ख तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे, उन पर है। अब देखते हैं क्या होता है। सर नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है। नेबरहुड फर्स्ट क्या हो रहा है सर? हम सोशल मीडिया के जरिए फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। मालदीव छोटा मुल्क, वो हमको आंख दिखा रहा है, चीन की गोद में बैठ गया। हमारे लद्दाख में हमारे जो लोग जानवर को लेकर घास चराए जाते, वहां पर चीन की आर्मी आके रोक रही। बताइए, बांग्लादेश चीन की गोद में बैठा हुआ है, आप गैलेंट्री अवार्ड दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि चीन बैठा हुआ है। तो आपका बफर जोन गया कहाँ भाई साहब? आपका बफर जोन तो कहाँ गया नहीं मालूम, गायब हो गया बफर जोन। और दूसरी बात सर, आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताना चाह रहा हूँ सर। ये हम बोलते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, कितना पैसा है बताइए? वो नहीं बताया जाता। अच्छा सर, सबसे तकलीफ दे बात मेरे लिए है कि भारत ने यूनेस्को का इलेक्शन पाकिस्तान से हार गया। हम पाकिस्तान से हार गए, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। यूनेस्को का इलेक्शन हम पाकिस्तान से हार गए। अच्छा, मामला इजराइल का, फलस्तीन का, गाजा का आया, अक्टूबर में 10,000 लोग मर गए, हमने यूएन में सीज फायर की तारीफ नहीं की। दिसंबर आया, 20,000 मर गए, तो हमने तारीफ कर दी। क्यों तारीफ की? क्योंकि ग्लोबल साउथ को हमको फॉलो करना पड़ रहा। भारत ग्लोबल साउथ को फॉलो कर रहे, मेरे तकलीफ दे बात है। ये आपकी नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये सरकार की
बहुत से नाचा। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आखिरी पॉइंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर आप उत्तर प्रदेश से आते, सर 81 में एक्ट पास हुआ। हमारा लॉ ऑफिसर कोर्ट में कहता है कि मैं पार्लियामेंट के एक्ट को नहीं मानता। कैसे नहीं मानते सर? क्या नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया? बताइए। 81 के एक्ट को नहीं मानते सर। 2 ही तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के। 1,80,000 आप ही के सरकार के दौर में मुसलमान हायर एजुकेशन निकल गए। आप अलीगढ़ मुस्लिम से छीनना चाह रहे। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव हमको डिक्टेट करेगा। मेरी आवाज तो पार्लियामेंट है, अब मेरी आवाज के खिलाफ एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट में बोलता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इतनी नफरत क्यों है आपको? वहां पर तो हिंदू भाई भी पढ़ते हैं सर। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है सर। तो मैं आपसे इस बात पर, इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं सर। आप भी उर्दू दां हैं जी। मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, अहमद फराज का शेर है जी जी। मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, पलट कर आ गए हर बार कातिल। मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, पलट कर आ गए हर बार कातिल। वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, जहां हो मुंसिफों के यार कातिल। सर मैं फिर से हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि अल्पसंख्यक समाज के बजट के स्कॉलरशिप को आप डिमांड ड्रिवन करिए। भारत के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक रहिए। आप कोई फ्री किंग मत बन जाइए। आप जीतेंगे, कौन जीतेंगे देश तय करेगा। मगर याद रखिए 17 करोड़ मुसलमान आज गम और गुस्से में हैं और इस बात को महसूस कर रहे हैं, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हम नोट नहीं दिए मगर हमारा प्रधानमंत्री है। आखिर ये प्रधानमंत्री 17 करोड़ मुसलमानों की उनकी शनाख्त को कैसे मिटा रहे हैं, कैसे उनको आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं। इसीलिए सर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सेकुलरिज्म जो है वो, मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म कभी नहीं माना, जो सेकुलरिज्म संविधान में लिखा गया। मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं सर। तो मैं अपनी बात कर देता हूं सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं? ये मैं आप पर छोड़ता हूं सर। 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूँ? बताइए सर, आखिर मैं कहाँ तक आप मुझे लेकर जाएंगे? दूसरी बात यह है सर, दूसरी बात यह है कि फिर 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। सर छठी बात यह है कि 87 में मलियाना हाशिमपुरा हुआ, 83 में नल्ली हुआ, 44 में जम्मू में नस्ल कशी हुई, 2022 में हल्द्वानी में कत्ल हुआ,
इतने धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए। मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। सर, आज भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है। सर, ये कोई तारीखी नाइंसाफी को इंसाफ नहीं किया जा रहा है। स्पीकर बल्कि सर, अंग्रेजी में स्पीकर सर, केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। तो सर, मैं आपको बता रहा था, खामखा डिस्टर्ब किए सर, मुझे मेरा वक्त ले लिए निशिकांत दुबे। सर, मैं आपसे कह रहा था, मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा। बाबरी मस्जिद है और रहेगी बाबरी मस्जिद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद।